घर ससुर। नाराज बाबूजी जब घर ससुर बनकर दामाद के यहाँ रहने चले गए तो मेघा और मेहुल लोक लाज की वजह से परेशान हो उठे। फिर मेघा ने अपने ही मायके में कुछ ऐसा नज़ारा देखा कि बाबूजी के प्रति अब तक रखे गए अपने उदासीन रवैये पर उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। सब्जी काटती हुई मेघा के कान मेहुल की बातों की ओर लगे हुए थे। वह स्पीकर फोन से पिता पुत्र की बातों को चुपचाप सुन रही थी। उसके ससुर अपनी बेटी सीमा के घर से बोल रहे थे। मेहुल ने तल्ख शब्दों में पूछा था, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ पिताजी कि आप घर आ रहे हैं या नहीं। आखिर कब तक दामाद के घर पड़े रहेंगे? अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल कीजिए। भला आज तक किसी ने घर ससुर बनने की बात सुनी है? मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग ही चल गया है जो ऐसी बातें करते हैं। नहीं सुनी तो अब सुन लो। और कितनी बार कहूँ कि मैंने घर ससुर बनने का फैसला काफी सोच समझ कर लिया है। मुझे अपने दामाद का घर ही अच्छा लग रहा है। कम से कम यहाँ एक प्याली चाय के लिए 10 बार कुत्ते की तरह भौंकना नहीं पड़ता। सीमा और किशोर मेरी हर बात का पूरा ख्याल रखते हैं। और सुनो मेहुल, जब वे लोग भी मुझे बोझ समझने लगेंगे तो दिल्ली का आशीर्वाद सीनियर सिटीजन्स होम तो है ही मुझ जैसे अपेक्षित और बोझ बन चुके बूढ़ों के लिए। इसीलिए तुम लोग अब मेरी चिंता मत करो। मेघा के ससुर रुद्र प्रताप सिंह बोले। मेघा के हाथों से सब्जी का छुरा छूटते छूटते बचा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झंझोड़ दिया हो। मेहुल का तमतमाया चेहरा और बाबूजी की कड़वी पर सच्ची बातों से भरी आवाज दोनों ही एक साथ उसके जहन में गूंज रहे थे। रुद्र प्रताप सिंह की वो एक पंक्ति, कम से कम यहाँ एक प्याली चाय के लिए 10 बार कुत्ते की तरह भौंकना नहीं पड़ता, मेघा के दिल में कांटे सी चुभी। क्या सचमुच उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ था? क्या उन्होंने कभी बाबूजी को सिर्फ एक बुजुर्ग मानकर उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया? कुछ महीने पहले बाबूजी चुपचाप घर के एक कोने में बैठते थे। उनकी उपस्थिति जैसे अदृश्य थी। किसी ने कभी उनका हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। सुबह की चाय हो या शाम की रोटियां, सब कुछ समय के साथ उनके लिए अनियमित हो चुका था। बाबूजी, नाश्ता कर लिया आपने? यह सवाल पूछे जाने की बजाय मेघा और मेहुल अक्सर कहते, बाबूजी आप थोड़े समय के लिए टीवी बंद कर दें, बच्चा पढ़ाई कर रहा है। या फिर पिताजी आप बाहर वालों के सामने कम बोला करें, आपकी बातें आजकल की दुनिया में अटपटी लगती है। रुद्र प्रताप जैसे जैसे चुप होते गए घर में एक शांति सी बन गई थी, जिसे मेघा और मेहुल ने शांति समझने की भूल कर दी थी। मेघा अपने मायके गई थी एक रिश्तेदारी के कारण। वहां उसने देखा सीमा, उसकी ननंद, अपने पति किशोर के साथ बाबूजी के लिए विशेष कुर्सी लगवा रही थी ताकि उन्हें धूप लगे लेकिन गर्मी न सताए। किशोर खुद बाबूजी को अपने साथ सुबह की सैर पर ले जाता था। सीमा उनके नहाने के बाद ताज़ा धोती और तौलिया देती थी। और दोपहर को किशोर हंसी मजाक में बाबूजी से कहते, पापा अब आप बिना सलाह दिए कोई फैसला मत लेना, आपकी राय से तो घर चलता है। ये देख मेघा के गले में कुछ अटकने लगा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या बाबूजी हमेशा से इतने खामोश और सरल थे? उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे बाबूजी सिर्फ सरल नहीं, बहुत सहनशील भी है। उन्होंने कभी किसी से उम्मीद नहीं की, लेकिन अपनों से अनदेखी होने पर दुख तो होता ही है। मेघा घर लौटी तो बाबूजी का कमरा अब भी वैसा ही वीरान था। उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा दादाजी के बिना कैसा लग रहा है? बेटे ने मासूमियत से कहा, मम्मा घर में अब कोई कहानी नहीं सुनाता, कोई सिर नहीं सहलाता, वो तो दादाजी ही करते थे ना। मेघा की आंखों में आंसू आ गए। उसी शाम उसने मेहुल से कहा, तुम्हें लगता है कि बाबूजी घर ससुर बनकर अपमानित हो रहे हैं?
लेकिन मुझे लगता है उन्होंने खुद को सम्मान दिया है। वो वहाँ है जहाँ उन्हें इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है। मेहुल कुछ नहीं बोला, मगर उसका चेहरा शर्म से झुक गया। कुछ दिनों बाद सीमा के घर एक चिट्ठी पहुंची। सीमा बेटा, अब मैं दिल्ली आशीर्वाद होम जा रहा हूँ। यहाँ भी मैं बोझ नहीं बनना चाहता। किशोर अच्छा है, तू भी बेटी जैसी रही, लेकिन मुझे अब किसी का दरवाजा खटखटाना नहीं। रुद्र प्रताप सिंह। चिट्ठी पढ़ते ही किशोर ने सीमा की ओर देखा। सीमा, ये हमने क्या कर दिया? उसी शाम सीमा और किशोर मेघा और मेहुल के घर पहुंचे और साथ में चलने को कहा। चारों ने मिलकर आशीर्वाद पहुंचकर बाबूजी को मना लिया। बाबूजी कुछ नहीं बोले, बस एक लंबी सांस लेकर कहा, अगर बच्चों को समझ आ जाए कि इज्जत सिर्फ नाम की नहीं, व्यवहार की भी होनी चाहिए, तो एक बूढ़े पिता को घर ससुर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुद्र प्रताप सिंह खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके हाथों में एक पुराना फोटो फ्रेम था जिसमें उनका पूरा परिवार, पत्नी, बेटे मेहुल, बेटी सीमा और वे खुद मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। पास बैठी नर्स ने पूछा, रुद्र जी, आप कुछ ज्यादा ही खोए हुए लग रहे हैं। उन्होंने हल्की मुस्कान दी। बस पुरानी तस्वीरें भी अब रिश्तों की तरह फीकी लगने लगी है। वही उसी समय दूसरी ओर मेघा ने घर का कोना कोना साफ किया था। बाबूजी का कमरा अब वैसा नहीं रहा, लेकिन उनकी अनुपस्थिति की टीस हर कोने से महसूस हो रही थी। मेहुल बार बार मोबाइल में आशीर्वाद की वेबसाइट देखता और फिर स्क्रीन लॉक कर देता। रात को मेघा धीरे से बोली, मेहुल, क्या हमने सचमुच बाबूजी को कभी घर दिया था? मेहुल ने ठंडी सांस ली। हमने उन्हें कमरा दिया, जरूरत की चीजें दी, लेकिन शायद सम्मान नहीं दिया। बेटा, कभी पिता को यह एहसास दिला दे कि वो अब केवल जिम्मेदारी है, तो वो खुद को अतिथि बना लेते हैं। मेघा की आवाज कांप रही थी। मैं दिल्ली जाऊंगा, मेहुल बोला, और इस बार उन्हें वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि माफी मांगने के लिए। मेहुल, मेघा, सीमा और किशोर चारों पहुंच चुके थे। वृद्धा आश्रम के लॉन में रुद्र प्रताप अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर शब्द धुंधले हो रहे थे। सीमा धीरे से बोली, पापा। रुद्र प्रताप ने आंखें उठाई। एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं कहा, फिर बोले, तुम लोग भी ढूंढते हुए यहाँ तक आए गए, पर अब क्या बाकी रह गया है कहने को? मेहुल घुटने के बल बैठ गया। पिताजी, आपने जो कहा था कि एक प्याली चाय के लिए भी आपको भोंकना पड़ता था, वो शब्द मुझे रोज रात सोने नहीं देते। आप चाहे तो हमें कभी माफ मत कीजिए, लेकिन बस इतना कह दीजिए कि अब आप अकेले नहीं है। रुद्र प्रताप की आंखें भर आई। वो धीरे से बोले, माफ करने की बात नहीं है बेटा, रिश्ता तभी होता है जब दोनों तरफ से निभाए जाए। लेकिन अब मैं कोई बोझ नहीं बनना चाहता। किशोर आगे आया। पापा, आप हमारे लिए कोई बोझ नहीं है। आप तो वो जड़ है जिससे हमारा पूरा वजूद खड़ा है। कमरा फिर से सजाया गया था। एक नई आरामदायक कुर्सी, एक मेज जिस पर अखबार और उनकी पसंदीदा किताबें थी। दीवार पर एक नया फ्रेम जिसमें एक ही लाइन लिखी थी, जहाँ पिता का सम्मान न हो वहाँ घर नहीं, केवल मकान होता है। बाबूजी लौटे, लेकिन इस बार पूरे सम्मान और आदर के साथ। कुछ हफ्ते बाद एक दिन शाम को मेघा चाय बना रही थी। बाबूजी अखबार पढ़ रहे थे। तभी मेघा ने मुस्कुराकर पूछा, बाबूजी, चाय में शक्कर कम कर दूं? डॉक्टर ने कहा था। रुद्र प्रताप मुस्कुराए। तू बस एक कप चाय दे दे, बिना डांट और तानों के, वही सबसे मीठी होगी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पी रहा था। शायद वही पल था जब एक घर दोबारा घर बन गया। यह कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग की पीड़ा नहीं, बल्कि हर उस घर की तस्वीर है जहां माता पिता धीरे धीरे मेहमान बना दिए जाते हैं। रुद्र प्रताप ने
घर ससुर बनकर समाज को आईना दिखा दिया कि इज्जत देने वाला घर ही अपना होता है।